वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एक्वाकल्चर। AQUACULTURE। एक्वाकल्चर मीन्स cultivation of aquatic organisms including animals and plants। aquatic animals होते हैं जलीय जीव, यानी जल में रहने वाले जंतु और जल में उगने वाले पौधे। तो जल में रहने वाले जंतु जैसे मछली, सीप, केकड़ा और जल में उगने वाले पौधे, इनका उत्पादन करना, इनका पालन करना एक्वाकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट इज मैरीकल्चर। MARICULTURE। मैरीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं समुद्री जीव, यानी समुद्र में रहने वाले जंतु और समुद्र में उगने वाले पौधे। तो समुद्र में रहने वाले जंतु और समुद्र में उगने वाले पौधे, इनका पालन या उत्पादन, इसे मैरीकल्चर कहते हैं। अच्छा, एक्वाकल्चर है कि जलीय जीवों का उत्पादन। वो कोई भी जल हो सकता है, जैसे ताज़ा पानी हो या खारा पानी हो, दोनों में से किसी भी जल में रहने वाले जीवों का अगर हम उत्पादन करते हैं तो उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। लेकिन मैरीकल्चर का मतलब होता है सिर्फ खारे पानी, यानी समुद्र में रहने वाले जीवों का उत्पादन। तो मैरीकल्चर एक्वाकल्चर का ही एक पार्ट हो गया। इससे पहले हमने एक वर्ड डिस्कस किया था पिस्सीकल्चर। PISCICULTURE। पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर का मतलब था मछली पालन। तो पिस्सीकल्चर भी एक्वाकल्चर का ही एक पार्ट हुआ। तो मैरीकल्चर हो या पिस्सीकल्चर, ये दोनों एक्वाकल्चर का ही एक पार्ट है। अच्छा, कल्चर से रिलेटेड और भी कई वर्ड्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो उनका एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक था फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की खेती। फिर था विटीकल्चर, यानी अंगूर की खेती। फिर था सीरीकल्चर, यानी रेशम पालन। फिर था हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में मैंने बताया था कि हॉर्टी वर्ड गार्डन से रिलेटेड है। तो हॉर्टिकल्चर का मीनिंग है गार्डन में फल, फूल, सब्जियां और सजावटी पौधे उगाना। फिर था एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन। फिर था एवीकल्चर। एवीकल्चर में मैंने बताया था कि एवी वर्ड उड़ने से रिलेटेड है, यानी एवीकल्चर का मतलब है पक्षी पालन। तो कल्चर से रिलेटेड सारे वर्ड्स को आप एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट है एक इडियम, एट लार्ज, यानी एस्केप्ड एंड नॉट येट कैप्चर्ड, यानी पकड़ से बाहर। जैसे कोई अपराधी अपराध करके भागा हुआ है, वो अभी तक कानून के गिरफ्त में नहीं आया है, तो उसे कहेंगे एट लार्ज। या कोई डेंजरस एनिमल जो भागा हुआ है और अभी तक प्रशासन उसे पकड़ नहीं पाई है, तो उसे भी कहेंगे एट लार्ज। एट लार्ज का एक और मीनिंग है इन जनरल, यानी साधारणतया, आमतौर पर। एट लार्ज को सेंटेंस में देखते हैं। द क्रिमिनल वॉज स्टिल एट लार्ज। वो अपराधी अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। पीपल आर एट लार्ज विलिंग टू स्पेंड ऑन एजुकेशन। लोग आमतौर पर शिक्षा पर खर्च करने के लिए इच्छुक हैं। तो एट लार्ज का 2 मीनिंग हो गया। एक तो पकड़ से बाहर, कानून से बाहर, गिरफ्त से बाहर, और दूसरा आमतौर पर, साधारणतया। एक और ईडियम हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, बाय एंड लार्ज, उसका भी यही मतलब था, इन जनरल,
आमतौर पर, साधारणतया। तो एट लार्ज और बाय एंड लार्ज दोनों की मीनिंग सिमिलर है। नेक्स्ट इज जिस्ट, GIST, जिस्ट मीन्स द सेंट्रल मीनिंग और थीम ऑफ ए स्पीच और लिटरेरी वर्क। यानी किसी का भाषण हो या कोई चीज़ कहीं लिखा हुआ है, उसका सार, वो चीज़ आपको पढ़कर अगर कहा जाए कि एक लाइन में बताओ कि वो क्या कहना चाहता है, तो वो जो आप संक्षेप में बताएंगे उसे सार कहते हैं, जिस्ट। इसे सेंटेंस में देखते हैं। व्हाट इज़ द जिस्ट ऑफ हिज स्पीच, उसके भाषण का सार क्या था। यानी आपने उसका भाषण सुना और आपसे पूछा जाए कि 2 लाइन में बताओ कि उसने क्या कहा, तो आप उसके भाषण के सबसे मेन पॉइंट को बताएंगे, तो उसी को जिस्ट कहते हैं। जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ इज दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। SSC CGL के एग्जाम में पैराग्राफ आता है, आपने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका जो आपने सार निकाला वो ये था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जिस्ट का मतलब हुआ सार, किसी भी चीज़ का महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिएट, HUMILIATE, ह्यूमिलिएट मीन्स टू हर्ट द प्राइड और डिग्निटी ऑफ समवन, टू मेक समवन फील असेम्ड, यानी किसी को अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट को सेंटेंस में देखते हैं। ही ऑलवेज ह्यूमिलिएट्स हिज वाइफ इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो हमेशा अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के सामने अपमानित करता है, उसे नीचा दिखाता है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ह्यूमिलिएटिंग हिज जूनियर्स, उसे अपने जूनियर्स की अपमान करने की आदत है, मीन्स जूनियर को अपमानित करने की आदत है उसे। तो ह्यूमिलिएट का मतलब किसी को अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी, HUMILITY, ह्यूमिलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ प्राइड, हम्बलनेस, मोडेस्टी। एक वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, मोडेस्ट। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जो खुद को कभी भी दूसरों से ऊंचा नहीं समझता है। और ये जो गुण है कि दूसरों को खुद से नीचा नहीं समझना, इसे मोडेस्टी कहते हैं। तो ह्यूमिलिटी का भी वही मतलब है कि आपके अंदर अहंकार न होना, आप किसी को खुद से नीचा नहीं समझते हैं, तो इस गुण को ह्यूमिलिटी कहते हैं, यानी नम्रता। इसे सेंटेंस में देखते हैं। ह्यूमिलिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल वर्चूज। वर्चू वर्ड हमने डिस्कस किया होता पहले, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का अच्छा गुण यानी सद्गुण। तो ह्यूमिलिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल वर्चूज। विनम्रता सभी सद्गुणों का आधार है, यानी आप में बाकी सारे सद्गुण तभी आएंगे जब आपके अंदर विनम्रता होगी। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक विथ ह्यूमिलिटी, उसने अपनी गलती विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया। तो ह्यूमिलिटी का मतलब हो गया विनम्रता, हम्बलनेस, मोडेस्टी। अच्छा, इससे पहले हमने देखा ह्यूमिलिएट वर्ड। तो कई बार ह्यूमिलिएट और ह्यूमिलिटी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ह्यूमिलिएट का नाउन है। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना यानी भाव, लेकिन उसका नाउन ह्यूमिलिटी नहीं होता है, ह्यूमिलिएशन होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ह्यूमिलिएट का मतलब है किसी को नीचा दिखाना या अपमानित करना, जबकि ह्यूमिलिटी का मतलब है विनम्रता। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एट्सेट्रा ऑन ह्यूमन अफेयर्स इज कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एस्ट्रोलॉजी। यानी चांद तारे इनका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव होता है उसका अध्ययन करना एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी यानी चांद तारे और बाकी ग्रह खगोलीय पिंड इनका अध्ययन करना कि 2 ग्रह के बीच दूरी क्या है,
कोई ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, सूर्य का तापमान क्या है, इन चीज़ों का अध्ययन इसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। न्यूमिज्मेटिक्स, न्यूमिज्मेटिक्स होता है सिक्कों का संग्रह और उसका अध्ययन। फिलैटली, फिलैटली होता है डाक टिकटों का संग्रह और उसका अध्ययन। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स व्हाटएवर इज टोल्ड टू हिम इज कॉल्ड। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेड्यूलस, इनक्रेड्यूलस। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने के बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो ऑप्शन सही आंसर है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना अधिक से अधिक लिख सकते हैं लिखने की कोशिश कीजिए। इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF ज़रूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।